हेलो गाइस, मैं हूं आरती फ्रॉम लॉ एंड नॉलेज। लेकर आई हूं आपके लिए सेकंड पार्ट ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन में क्या है, बेस क्या है, हु इज लैंडलॉर्ड, व्हाट इज रेंट, हम ये एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, टेनेंट क्या होते हैं। जो बेस था राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का वो हमने पूरा क्लियर कर दिया था। उसके बाद हमने सेक्शन 1 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट भी कवर कर लिया था। सेक्शन 1 में हमने देखा था ये एक्ट जो है कहाँ लागू होता है, कितनी डेट से लागू होता है और ये सब कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, ये सब हमने सेक्शन 1 में कवर कर लिया है। उसके बाद पार्ट 1 में मैंने आपको एक पूरा इंडेक्स का डीप मीनिंग बताया था। हमने देखा था उसमें कि इंडेक्स में 7 चैप्टर्स थे। हमने 7 ही चैप्टर्स को थोड़ा सा इलोबरेट करके थोड़ा सा समझा था कि हर एक चैप्टर में क्या बात आएगी। मैंने आपको समझाया था पूरी एक साइकिल है, अगर आप याद करना चाहे तो आराम से याद कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा मैं आगे अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। अगर आप वो वीडियो देख लेते तो ये वाला वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का सेकेंड पार्ट। आज हम कवर करने जाएंगे सेक्शन 2 से। सेक्शन 1 हम कवर कर चुके हैं। सेक्शन 2 में जो है डेफिनेशंस की बात होती है। यह है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 में सेक्शन नंबर 2 जो कि है डेफिनेशन से रिलेटेड। कौन कौन सी डेफिनेशन जो है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंदर अंदर आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 को। मैं रीड आउट करती हूँ। इन दिस एक्ट अनलेस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स A. Amenities. Section 2 subsection A. Amenities includes supply of water and electricity, passages, staircase, natural right, laboratories, lift, conservancy, sanitary services, telephone services, TV cable services और the like। देखिए समझिए इस बात को। अब मैं आपको बोलूं कि हाँ मैं आपको रेंट पे एक घर दे रही हूँ। मैंने आपको एक घर दे दिया, ठीक है, सिर्फ वो एक घर है, मतलब 4 दीवारें खड़ी है और कुछ भी नहीं, ना कोई टीवी है, ना कोई लाइट है, ना पानी आ रहा है, ना इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। तो क्या वो घर हुआ? क्या हम उसमें रेंट से रहेंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम रेंट को समझे, हम अगर किसी चीज के लिए रेंट पे कर रहे हैं और जो हाउस की बात उसमें करी जाती है तो उस हाउस में एमिनिटीज जो है वो इंक्लूड होना जरूरी है। एमिनिटीज हम फिर से आगे आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। हमने पार्ट 1 में कवर किए थे सारे चैप्टर्स, उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है वो एमिनिटीज से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे एमिनिटीज का क्या मतलब है, वो कहाँ डिफाइंड है? वो डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में, ठीक है। अब यहाँ पे एमिनिटीज का मतलब समझिए। एमिनिटीज में इंक्लूड है सप्लाई ऑफ वाटर, वहां पे उस घर में पानी आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, रास्ते होने चाहिए। ऐसा नहीं बीच में 4 दीवार खड़ी कर दी, आने जाने का तो रास्ता ही नहीं, खिड़की से कूदो, ऐसा नहीं होता है। पैसेजेस देना जरूरी है। स्टेयरकेस मतलब आपके पास सीढ़ी भी होनी चाहिए, नेचुरल लाइट आनी चाहिए। उसके बाद लिफ्ट भी हो सकती है और सैनिटरी मीन्स जो वॉशिंग एरिया वगैरह जो भी होता है, टॉयलेट्स वगैरह, वो भी जरूरी है। आप जानते ही हैं अब टॉयलेट्स बनाना बहुत जरूरी हो गया है। उसके बाद जो टेलीफोन सर्विसेज है, टीवी केबल सर्विसेज है, ये सभी होना जरूरी है एमिनिटीज में। इंटरनेट का जमाना है, वाईफाई इंक्लूडेड नहीं है, बट टीवी एंड इलेक्ट्रिसिटी और पैसेज, वाटर, ये सारी चीजें एमिनिटीज में इंक्लूडेड है। कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में एमिनिटीज डिफाइंड है। ए से एमिनिटी आप याद कर सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन 2B में एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल। एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल कौन सा होगा? जो रेंट ट्रिब्यूनल डिफाइंड है सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट। देखिए सेक्शन 19 को हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, ये 5th चैप्टर में बात करी गई थी। हमने पिछले जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। तो अगर पूछते हैं कि एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल कहाँ डिफाइंड है तो वो मेनली डिफाइंड है और कहाँ बताया गया है तो वो सेक्शन 19 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का क्या मतलब होता है? हमने जो पार्ट 1 था उसमें देखा था लैंडलॉर्ड एक नॉर्मल टर्म में कि जो भी अपना घर जो है किसी और को देता है और उससे रेंट रिसीव करता है तो वो लैंडलॉर्ड हो गया, ठीक है। अब असली डेफिनेशन क्या है? अब राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या डेफिनेशन है वो हम रीड आउट करेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी
Landlord means any person who for the time being is received or is entitled to receive the rent of any premises, whether on his own account or as an agent, trustee, guardian or receiver for any other person, or who would so receive to be entitled to receive the rent if the premises were let to a tenant. नॉर्मल सा मीनिंग है कि उस इंसान ने, लैंडलॉर्ड वो होगा जिसने अपनी प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए किसी और को दी है, और वो क्या रिसीव करेगा, वो किस चीज को इंटाइटल्ड होगा रिसीव करने के लिए, रेंट रिसीव करेगा। किसके, प्रीमाइसेस के, या तो खुद रिसीव करेगा या उसका कोई एजेंट रिसीव करेगा या ट्रस्टी या गार्डियन, जो भी होगा वो उसके बिहाफ पे रिसीव कर सकते हैं, और कोई पर्सन जो भी इंटाइटल्ड होगा रिसीव करने के लिए। ठीक है, मतलब समझिए, नॉर्मल बात में अगर समझते हैं तो मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने अपना प्रीमाइसेस किसी को दिया है, तो मैं इंटाइटल्ड हूँ कि रेंट रिसीव करूँ, या तो मैं इंटाइटल्ड हूँ, या मेरा गार्डियन इंटाइटल्ड है, मेरा एजेंट इंटाइटल्ड है, या ट्रस्टी। ठीक है, वो नॉर्मल सी बात उसमें करी गई है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, लीज। Lease means a lease as defined under the Transfer of Property Act 1882, Central Act number 4 of 1882. Section 105 of lease defined, a lease of immovable property is a transfer of a right to enjoy such property made for a certain time, expressed or implied, or in perpetuity in consideration of a price paid or promised, or of money, a share of crops, services or any other thing of value to be rendered periodically or on specified occasion to transfer by the transferee who accept the transfer on such terms. देखिए, मेनली राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में बताया गया है कि लीज मतलब वो होगा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है। अब इनने तो बोल दिया जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है। अब हम इतने आलसी है कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अभी उठा के नहीं देखेंगे, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या लिखेंगे। इसीलिए मैंने इसी स्लाइड में ऐड कर दिया है कि सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लीज के बारे में क्या बात करता है। देखिए, अगर आपने एमपीसीजे का पेपर देखा हो, अभी जो लेटेस्ट आया था, उसमें अगर आप देखें तो एमपी अकोमोडेशन और एमपी एलआरसी, ये जो दो सब्जेक्ट थे मेन एमपी के, इनमें ना डीप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी को लगता है एमपी एलआरसी एंड एमपी अकोमोडेशन छोटा सब्जेक्ट है, वैसे ही राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट भी छोटा सब्जेक्ट है, तो जल्दी से इसको पढ़ के और फिनिश करते हैं। ऐसा नहीं है, इसको डीप में पढ़ने की जरूरत है। हम एमपीसीजे में देख चुके हैं कि जो मतलब स्टेट वाइज एक्ट है उसमें डीप में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो भी आरजेसीजे की तैयारी कर रहा है, प्लीज ये जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है इसको फास्ट फॉरवर्ड में मत पढ़िए। इसका क्वेश्चन का वेटेज बहुत अच्छा है, एक्ट छोटा है बट वेटेज अच्छा है, तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बट इसको डीप में पढ़ने की जरूरत है। अब यहाँ पे बोला लीज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है। अब अगर इसको यहीं छोड़ दे और क्वेश्चन आ गया व्हाट डज लीज मीन्स, तो हम क्या लिखेंगे। हमने तो लीज अंदर जाके पढ़ा ही नहीं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या था, हमको टाइम ही नहीं मिला, हमने पढ़ा ही नहीं। तो हम पढ़ेंगे, हम डीप में पढ़ेंगे कि सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लीज को कैसे डिफाइन करता है। वो डिफाइन करता है लीज जो है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। कैसे अपन ट्रांसफर करते हैं कि आपको एक राइट मिला है इंजॉय करने का उस प्रॉपर्टी का। मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती हूँ किसी और को, उसको क्या राइट मिला है, राइट मिला है इंजॉय करने का उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, कितने टाइम के लिए, एक सर्टन टाइम, वो डिफाइंड होगा, लीज का एग्रीमेंट होगा, उसमें सर्टन टाइम लिखा होगा। अब ये जो बात हुई है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ प्राइस, प्राइस के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे दी, अगर ऐसे ही दे दी तो वो गिफ्ट हो जाएगा। कंसिडरेशन ऑफ प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर लीज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लीज जो है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या बताया गया है और क्या इसेंशियल कंडीशंस है। अब हमने तो इसेंशियल कंडीशन पढ़ी नहीं क्योंकि वो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बताया था, तो अब उसमें आएगा कंसिडरेशन ऑफ प्राइस। क्या ये इसेंशियल कंडीशन है? ये है, क्योंकि उनने बोला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बताया, पर हमने तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी पढ़ लिया था कि लीज क्या होता है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को डीप में पढ़ना जरूरी है। एमपीसीजे में जो पेपर आया है डीप में, उस हिसाब से लगता है कि आरजेसीजे का भी डीप में ही आएगा। इसलिए जो भी स्टेट वाइज एक्ट है प्लीज आप उनको डीप में पढ़िए, ऐसे एकदम फास्ट फॉरवर्ड नहीं पढ़ना है कुछ भी। ठीक है, समझ आया। कंसिडरेशन ऑफ प्राइस के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देते हैं, वो इंजॉयमेंट फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और फॉर अ सर्टन टाइम, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मली लीज का
मीनिंग है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूनिसिपल एरियाज। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, म्यूनिसिपल एरिया means the municipal area is defined under the Rajasthan Municipality Act 2009, Act number 18 of the 2009. Municipal area means the territorial area of a municipality as notified by state government from time to time. देखिए अब इसमें म्यूनिसिपल एरिया की डेफिनेशन भी लीज जैसे ही दी है। इनने बोल दिया है म्यूनिसिपल एरिया जो कि राजस्थान म्यूनिसिपलिटी एक्ट में डिफाइंड है। अब राजस्थान म्यूनिसिपलिटी वापस से कौन खोल के देख रहा है, हम देखेंगे। हम बताएंगे राजस्थान म्यूनिसिपलिटी एक्ट में क्या बताया गया है। उसमें म्यूनिसिपल एरिया को बताया गया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गेजेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो एरिया स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ अब इसको म्यूनिसिपल एरिया घोषित कर देना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन दे देगी गेजेट में और बता देगी कि म्यूनिसिपल एरिया होगा। ये हमने पढ़ लिया है म्यूनिसिपैलिटी एक्ट ऑफ 2009, राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट ऑफ 2009। तो अब अगर क्वेश्चन फ्रेम हो गया व्हाट डज म्यूनिसिपैलिटी एरिया मीन्स, और इसका नोटिफिकेशन कौन देता है, सीजे, एसजे या फिर अदर ऑथोरिटीज या फिर म्यूनिसिपल ऑथोरिटीज, कौन देगा? तो राइट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। हमने डीप में पढ़ लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी, वो भी गेजेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 2F प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? देखिए नॉर्मली हम जानते हैं कि रेंट के लिए हम प्रीमाइसेस लेट आउट करते हैं। प्रीमाइसेस इतनी बार सुनेंगे आप इस पूरे एक्ट में कि आप याद कर लीजिए कि प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि प्रीमाइसेस क्या होती है। 2F प्रीमाइसेस मीन्स एनी लैंड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। देखिए प्रीमाइसेस का मतलब हम बाद में समझेंगे, बट पहले देख लेते कि प्रीमाइसेस में से बाहर कौन है। ठीक है, प्रीमाइसेस बहुत लेंदी है, बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है, तो हम पहले जो बाहर निकालने का है उनको पढ़ लेते हैं। तो प्रीमाइसेस में कौन सा नहीं आएगा, एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर बी पॉइंट देखते हैं, एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग अदर देन अ फार्म बिल्डिंग लेट और इंटेंडेड टू बी लेट फॉर द यूज एज अ रेसिडेंस और फॉर कमर्शियल पर्पज यूज फॉर एनी अदर पर्पज इंक्लूडिंग। अब देखिए फिर बी पॉइंट में बताया, फर्स्ट में बताया एग्रीकल्चर लैंड जो है वो प्रीमाइसेस में नहीं आएगा, फार्म बिल्डिंग जो है वो भी प्रीमाइसेस में नहीं आएगी। 2 पॉइंट तो आपको समझ आ गया। फिर इसमें लिखा है वो बिल्डिंग आ जाएगी जो कि रेसिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। ठीक है, अब उसमें कौन कौन आएगी, रेसिडेंशियल और कमर्शियल में कौन कौन सी आएगी, तो वो हम अब बात करेंगे। फर्स्ट, द गार्डन्स, ग्राउंड्स, गोडाउन्स, गैरेजेस एंड आउट स्पेसेस इफ एनी अपॉर्टेंट टू सच building or part, any furniture supplied by the landlord for the use in such building or part, any fittings affixed to and amenities provided in such building or part for the more beneficial enjoyment thereof, and fourth, any land apportioned to and let with any such building or part but does not include a room or other accommodation in a hotel, dharamshala, inn, sarai, lodging house, hoarding, hostel or hostel house or hostel. Explanation, in absence of a contract to the contrary, the top of the roof shall not form part of the premises let out to a tenant. देखिए इसको अच्छे से शांति से समझिए, बहुत बड़ी डेफिनेशन है बट कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए प्रीमाइसेस में क्या नहीं आएगा, एग्रीकल्चर लैंड और फार्म बिल्डिंग, ये दो तो नहीं आएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमको ये डालना है। उसके बाद क्या आएगा, कौन सा आएगा, एक तो रेसिडेंशियल के लिए रेसिडेंशियल पर्पस और कमर्शियल पर्पस वाली। ठीक, अब उसमें कौन कौन सी आएगी, देखिए रेसिडेंशियल पर्पस और अगर कमर्शियल पर्पस के लिए आप एक घर खरीदते तो उसके साथ जो गार्डन है, गोडाउन है, गराज है या और भी कोई एरिया अगर उस घर के साथ जुड़ा है, आउट हाउस है, तो वो भी उस प्रीमाइसेस में ही इंक्लूड होगा। देख लीजिए, अब आप एक बंगला लेते हैं रेंट पे, उसमें आउट हाउस भी बना हुआ है कि कोई बाहर का है तो उसे आउट हाउस में रुकाना है, तो अब आप बोल रहे हैं मैं तो सिर्फ बंगलों का रेंट दूंगा, आउट हाउस का नहीं दूंगा। अरे भैया तुम बंगलो रेंट पे ले रहे हो तो इतने से आउट हाउस का देने में क्या तुमको दिक्कत है, तो आउट हाउस का भी लगेगा क्योंकि वो उस प्रीमाइसेस के साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आउट हाउस, गैरेज, गोडाउन्स वगैरह ये जो भी चीज़ है अगर आप कमर्शियल या पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो इसका रेंट भी आपको प्रीमाइसेस के साथ ही ऐड होएगा। उसके बाद जो फर्नीचर है, देखिए आजकल रेंट ऐसे चलता है, फर्निश्ड हाउस का अलग और नॉन फर्निश्ड का अलग चलता है। तो अगर आप देखें तो अगर फर्नीचर है उस घर में जहां आप रेंट से रह रहे हैं, अगर वहां फर्नीचर है तो आपका फर्नीचर का भी रेंट लगेगा। तो फर्नीचर जो है वो प्रीमाइसेस में ही इंक्लूड होएगा। या फिर कोई सी भी फिटिंग्स, मान लीजिए कोई लाइट फिटिंग्स है, कोई उसने सुंदर सा झूमर लगा रखा है, तो वो जो भी फिटिंग्स है उनका भी रेंट जो है वो प्रीमाइसेस के साथ ही इंक्लूड होगा। उसके बाद और भी कोई ऐसे रूम्स वगैरह जो भी है जो बने हुए हैं उसके साथ, भले आउट हाउस हुआ, गैरेज हुआ, जो भी है वो सब जो है प्रीमाइसेस में इंक्लूड है। कौन कौन से इंक्लूड है,
गैराज, गोडाउन, आउट हाउस, गार्डन्स वगैरह। उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद लाइट फिटिंग्स या एकोमोडेशन एमिनिटीज जो भी वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अब वापिस से क्या नहीं इंक्लूड है, वो है कि कोई रूम जो कि होटल में है, सराय में है, धर्मशाला में है, उन पे ये रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। वो जो है प्रीमाइसेस में इंक्लूड नहीं होगा। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो जो रूफ होता है, ठीक है, जो आपकी छत है, उसका भी रेंट नहीं लगता। अगर कोई स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, वरना रूफ का कोई रेंट नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं 2FA रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी मतलब क्या होता है, वो होती है जो कि सेक्शन 22A में बताया गया है। अब देखिए सेक्शन 19, सेक्शन 22A ये तो हम इसी एक्ट में आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इनको अभी नहीं बताऊंगी। जो इस एक्ट के नहीं थे, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाला या फिर राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट वाला, तो वो मैंने आपको बता दिया, बट ये तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब 22A कहाँ आ रहा था, चैप्टर 5A अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। फर्स्ट पार्ट आप देखिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा जो भी मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। तो 22A में बताया है रेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट। फिर 2 सबसेक्शन G रेंट ट्रिब्यूनल, मीन्स ट्रिब्यूनल जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है सेक्शन 13 में, ठीक है। तो वो ही सेक्शन चैप्टर 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल्स, उसी में ये कवर होएगा। तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या, जो सेक्शन 13 में बताया गया है। अब H है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब वो जिनने 65 की एज अटेंड कर ली हो, ठीक है। देखिए मेजर की आपको पता ही है 18+, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में बताया गया, और सीनियर की क्या है 65+ जो होंगे वो सीनियर होंगे। अब 2I वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन I टीनेंट। टीनेंट का मतलब क्या होता है, चलिए इसे रीड आउट करते हैं। टीनेंट मीन्स द पर्सन बाय whom और on whose account or behalf rent is or but for a contract express or implied would be payable for any premises to his landlord including the person who is continuing in its possession after termination of his tenancy otherwise than by an order or decree for eviction passed under the provision of this act। and पहले सिर्फ इतना समझते हैं। देखिए इसमें नॉर्मल से बताया है, टीनेंट वो होगा जो एक प्रीमाइसेस को यूज कर रहा है खुद या उसके बिहाफ पे कोई और यूज कर रहा है, बट उसको पेमेंट करना है रेंट का, ठीक है। अगर मैं रेंट पे आउट कर रही हूँ तो मैं टीनेंट हूँ। अब उसमें ऐसा लिखा है और कि वो खुद होल्ड करेगा या फिर अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके कंटिन्यूटी में कोई और उसका पोजीशन होल्ड करेगा, अगर जब तक एविक्शन का ऑर्डर नहीं आ जाता है इस एक्ट के अंदर। अब एविक्शन मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले पार्ट में कि अगर आपको घर खाली करवाना है तो आपको एविक्शन का ऑर्डर लाना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें हमने नॉर्मल सा 2I में नॉर्मल सा समझा है कि वो जो कि रेंट पे करेगा और जो है पोजीशन लेगा, और या तो वो खुद यूज करेगा या उसके बिहाफ पे, और अगर वो नहीं रहता है तो कंटिन्यूटी में कोई और पोजीशन यूज करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें आगे लिखा है इन द इवेंट ऑफ दैट, अगर मान लीजिए इसके फर्स्ट सेक्शन में बताया कि मैं हूँ, मैं यूज कर रही हूँ, मैं रेंट दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ या मेरे बिहाफ पे कोई और दे रहा है। अब ठीक है, अब अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या, अभी तक तो मेरे नाम से चल रहा था सारा कुछ, रेंट एग्रीमेंट वगैरह मेरे नाम से था, मेरी डेथ हो गई तो क्या होगा। तो अगर मेरी डेथ हो जाती है और कोई घर है, ठीक है, कोई रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कोई हाउस है, तो उसमें जो बाद में लोग रह रहे हैं, भले स्पाउस, मदर, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो भी है, जो भी रह रहे हैं, वो उस एग्रीमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मेरी डेथ हो भी जाती तो मेरा एग्रीमेंट जो है मेरे फैमिली वाले आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई प्रीमाइसेस थी जो मैंने रेंट पे ले रखी थी और वो कमर्शियल पर्पस के लिए थी तो क्या होगा, तो अगर जो मेरे बच्चे हैं या स्पाउस है या पेरेंट्स है, अगर वो उस बिजनेस को संभाल सकते हैं और अगर उस बिजनेस को संभाल रहे हैं तो वो इस एग्रीमेंट की टर्म को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। आया समझ आपको कि टीनेंट मतलब क्या होता है। टीनेंट मतलब वो पर्सन है जो कि रेंट पे आउट करेगा, क्यों, क्योंकि उसने किसी बिल्डिंग का पोजीशन लिया है, वो खुद यूज कर रहा है फॉर अ कंटिन्यूशन ऑफ टाइम, और अगर उसको कुछ हो जाता है तो क्या अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है तो उसके घर वाले जो भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो पे कर देंगे। कमर्शियल पर्पस के लिए है तो क्या, कमर्शियल पर्पस के लिए जो उसका बिजनेस जो है आगे बढ़ाएंगे वो लोग रेंट पे आउट करेंगे, ठीक है। आया आपको समझ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा डीप में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2J ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मीन्स एन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल इफ अ रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस मे बी। रेंट ट्रिब्यूनल जो होता है, ट्रिब्यूनल मतलब वो रेंट ट्रिब्यूनल जो कि इस एक्ट में बताया गया है, ठीक है। अभी तक ये सब कुछ देख लिया है कि क्या होता है, ये हमारा जो है सेक्शन 2 पूरा कवर हो चुका है। रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, जो कि रेंट ट्रिब्यूनल बताया गया है इस एक्ट के
के अंदर, यही डेफिनेशन है। और रेंट ट्रिब्यूनल हम आगे जाके पढ़ेंगे ही सही। आपका आया समझ, सेक्शन 2 हमने पूरा कवर किया है, एक एक डेफिनेशन। और प्लीज डीप में पढ़िए। एमपीसीजे में जो पेपर आया है उसको देख के लग रहा है कि आरजेसीजे में भी डीप में ही क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज कोई भी चीज फास्ट फॉरवर्ड में स्किप मत करिए, अच्छे से पढ़िए, डीप में पढ़िए, क्योंकि अगर कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वो डीप में ही आने के चांसेस है, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, हैव अ गुड डे।